नमस्कार साथियों। टीईटी फर्स्ट का हमारी ये नवीन वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो इसमें 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 41वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सब ऑप्शन है। एक है सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस और पाठ्यक्रम बात कर रहे हैं एक समान, तो ये अलग गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग टाइप के हैं ना, डिफरेंसेस हैं, अंतर उनमें, तो पाठ्यक्रम भी उनके हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये एक समान की बात कर रहा है, ये गलत हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों का उपयोग करना। बिल्कुल सही है। देखिए, विविध आवश्यकताएं हैं बच्चों की ना, उनके अनुसार लचीली शिक्षण व्यवस्था और विधियों का उपयोग करना। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, फिर सी को भी देख लेते हैं। अंक के आधार पर बच्चों के अलग अलग समूह बनाना। बिल्कुल, इससे बच्चों में जो है एक प्रकार की भेदभाव रूपी जो है वो आने लगेगा, दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगेगा। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना। केवल परीक्षाएं पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कि जो है ये केवल मतलब परीक्षाएं रटंत प्रणाली को जो है बढ़ावा देती हैं, रटंत प्रणाली को कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत लैब स्कूल की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो लैब स्किल जो होते हैं साथियों ना, जो प्रयोगात्मक विद्यालय होते हैं, प्रयोगात्मक स्कूल, तो इस इसका जो है जो फाउंडर थे वो कौन थे, जॉन डीवी। कौन थे, जॉन डीवी। इन्होंने जो है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला स्कूलों की स्थापना की थी, जो कि रटने के बजाय क्या करते थे, व्यवहारिक शिक्षा, प्रयोग और आलोचनात्मक सोच पर जोर देते थे। ठीक है, मतलब रटंत प्रणाली खत्म हो जाती थी। अब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग, जो चीज़ हम प्रयोग करेंगे तो याद रहेगी ना, तो याद रहेगी तो उसे रटने की आवश्यकता होगी नहीं। रटना किसको पड़ता है, जो चीज़ हमने देखी नहीं है, खाली जो है उसके बारे में हमें किसी को बताना है, तो उसे रटना कहते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हैं तो जो है हमें रटने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, तो यह है इसका सही उत्तर, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि यानी कि प्ले विथ मेथड को शिक्षा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। साथियों, हालांकि ऐसा था, पहले तो खेल के माध्यम से शिक्षा देने का जो सिद्धांत था उसकी शुरुआत फ्रॉवेल ने की थी। सबसे पहले किसने की थी, फ्रॉवेल ने। ठीक है, तो अब ये फ्रॉवेल ने की तो थी, लेकिन जो है इसे एक जो व्यवस्थित रूप दिया, व्यवस्थित विधि के रूप में जो है लोकप्रिय बनाया, वो किसने बनाया, वो बनाया आपका किसने, कोल्डवेल ने। किसने, कोल्डवेल ने। तो राइट आंसर हो गया कोल्डवेल कुक। ठीक है, और जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एक, ठीक है, प्ले वे करके, प्ले वे इनकी पुस्तक थी, प्ले वे। ठीक, तो इसमें इन्होंने शिक्षा में खेल विधि के महत्व को विस्तार से जो है समझाया था और इसे लोकप्रिय भी किया। ठीक, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एईपी है ना, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का मुख्य फोकस किस पर है। तो गणित और विज्ञान पर, या जीवन कौशल, स्वास्थ्य और ये HIV एड्स है, HIV एड्स जागरूकता, या केवल खेल, या कंप्यूटर कोडिंग ना। तो जो एपी का ये प्रोग्राम है साथियों, ये जो है किशोरों को जीवन कौशल सिखाने और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, इसके तहत जो है युवाओं को क्या थी, HIV जो है, HIV ये, ठीक है, HIV और एड्स, ठीक है, एड्स, इसके अलावा जो नशीली दवाएं होती हैं उनका दुरुपयोग कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं करना चाहिए उसका दुरुपयोग। ठीक है,
इन सब गंभीर मुद्दों से मतलब बचने की जानकारी दी जाती है एईपी प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण यानी कि मल्टी सेंसरी टीचिंग किसके लिए सबसे अधिक लाभदायक है? तो बहुसंवेदी शिक्षण विधि में क्या होता है साथियों, इसमें जो है सीखने के लिए एक साथ एक से अधिक इंद्रियों का, जैसे कि हमारी इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हैं हमारी, देखना, सुनना, छूना, ये सब जो है, ठीक है। तो इनका उपयोग किया जाता है किसमें? बहुसंवेदी शिक्षण विधियों में। अब जैसे डिसलेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया क्या है? एक पढ़ने संबंधी बीमारी है, पढ़ने संबंधी बीमारी है डिसलेक्सिया। उसी प्रकार से डिसकैलकुलिया है, ठीक है, और उसके बाद डिसग्राफिया है, इस तरीके के। तो जब डिसलेक्सिया या मतलब अन्य जो लर्निंग डिजेबिलिटीज़ होती हैं, अधिगम अक्षमता, तो उनसे पीड़ित बच्चों को अक्षरों और जो शब्द होते हैं उनको केवल देखने के बजाय उन्हें छू कर, जैसे कि मतलब किसी के कागज या रेत रेत पर लिख दिया हमने, ठीक है, रेत पर छू कर बच्चे ने लिखा, तो इसे वो समझता है, अनुभव करता है, फील करता है। उसकी केवल इसमें एक इंद्रिय देखने का काम नहीं कर रही है, आँख, छूने का काम त्वचा भी कर रही है ना। तो ये चीज़ें हैं, और उसका उनको सिखाया जाता है। उसके बाद ए करके बोला हमने, तो कान से सुना भी उसने, ठीक है, दिखाया दिखाया भी, छुआ भी ए को रेत पर लिख करके, और हमने बोला ए करके, तो उसने उसे सुना भी, ठीक है। तो इस तरीके से सिखाया जाता है। तो जो है उनका जो दिमाग होता है वो मतलब जानकारी को, किसी भी जानकारी को आसानी से ग्रहण करने के लिए याद कर पाता है ना। तो ये है डिसलेक्सिया और अन्य अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव क्या है साथियों? तद्भव शब्द का एक प्रकार है ना। शब्द 4 प्रकार के होते हैं ना। एक क्या होता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जिन शब्दों को जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है और ज्यों का त्यों ही यूज किया जाता है, जैसे संस्कृत भाषा में थे, वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं वे शब्द जो संस्कृत से लिए तो गए, लेकिन उनका थोड़ा सा जो है अपभ्रंश हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, उनका रूप बदल गया, तो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पत्ता है तो पत्ता को पत्रम है, पत्रम है संस्कृत भाषा में, तो हमने हिंदी में पत्ता कह दिया, वो तद्भव रूप हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द यानी कि जो हमारे लोकल लैंग्वेज से इसमें हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, और एक होते हैं विदेशज शब्द, ठीक है, जो फॉरेन लैंग्वेज से, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको विदेशज कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यानी कि जो संस्कृत से रूप बदल करके यूज हो रहा है हिंदी में, रूप बदला है जिसका, ठीक है, रूप बदला है। अग्नि, अग्नि तो संस्कृत भाषा का ही है ना। अग्नि संस्कृत भाषा के। ओम सूर्य देवाय नमः कहते हैं, सूर्य भी संस्कृत हो गया। अग्निदेवाय नमः, तो ये भी अग्निदेव। हाथ जो है, हाथ को क्या कहते हैं? हस्ते, हस्ते माला करे पुस्तकम ना, हस्ते माला, हाथ में माला, और हम्म, हस्ते माला करे पुस्तकम, मतलब कर माने भी हाथ ही होता है। तो हाथ जो है, ये हाथ शब्द जो है हस्त शब्द से बना है। हस्त संस्कृत शब्द है, ठीक है। हस्त संस्कृत हस्तलेख कह सकते हैं हम, हस्तलेख ना। तो ये हाथों की के लिए क्या, हैंड राइटिंग, और इसका हमने तद्भव रूप बना दिया, हाथ कह दिया हमने। ठीक, और चंद्र, चंद्र देवाय नमः कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा के लिए संस्कृत शब्द भी चंद्र ही है, तो सही उत्तर हो गया हाथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेज पर पुस्तक रखी है, वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है ना। तो किस कारक का चिन्ह साथियों? देखो, पर, कर्ता ने कर्म को करण से, इसके में तो आ रहा है से, ठीक है, तो ये तो जो है नहीं है। ठीक है, अपादान के लिए, अपादान के लिए, जहाँ पर के लिए आता है, के आता है या लिए आता है, वहाँ पर जो है अपादान कारक होता है, लेकिन स्थिति होती है अलग होने वाली। जब अलग होता है कोई चीज़, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पे पर, जहाँ पर मैं पे पर आता है,
वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, मेज पर आ रहा है ना, पर, और हमने भी कहा अधिकरण में पर आता है, तो ये अधिकरण कारक हुआ साथियों। उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो संप्रदान के लिए, इसका संप्रदान के लिए ये तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद संबोधन हेयर ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। साथियों, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है कि हम जब विस्तृत बात को संक्षेप में कह देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि शब्द जो है बहुत बड़ी या गहरी बात कह देते हैं जब, तो वहाँ पर हम कह देते हैं गागर में सागर भर देना। जैसे कि एक छोटे से घड़े में क्या होता है, गागर में आपका वो समुद्र का पानी तो नहीं भर सकता ना, नहीं भर सकता। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जैसी, उसी को कहते हैं असंभव को संभव संभव कर देना। तो ये साहित्यिक भाषा में इसको गागर में सागर भर देना कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही शब्द के या एक ही वाक्य के अनेकों अनेकों जो है गूढ़ अर्थ निकलते हैं जब, तो उन्हें भी गागर में सागर भरना कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुज शब्द का अर्थ क्या होता है सर, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में अक्सर आपने सुना होगा, युधिष्ठिर जो है अपने छोटे भाइयों को अनुज नाम से बोलते थे। अनुज भीम, अनुज कृष्ण, अनुज सहदेव। तो अनुज का अर्थ है छोटे भाई। ठीक है, छोटा भाई। और इसका जो पूछा है हमसे, विलोम पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है, तो अनुज का शब्द विलोम होता है साथियों अग्रज। आप देखते देखते भी होंगे, अगर कोई कई लोग साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, माइक में आगे कहते हैं कि, और हम अपने अग्रज को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। अग्रज मीन्स बड़े भाई को बुलाना चाहेंगे। ठीक है, तो अग्रज का अर्थ हो जाता है बड़ा भाई। ठीक, तो विलोम शब्द निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ छोटा होता है, छोटा छोटा, ये वरिष्ठ बड़ा होता है, लेकिन अग्रज जो है इसका विलोम होता है अनुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द। अब आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने तो सामने, आंखों के सामने ही होता है। ठीक है, दूरस्थ बहुत दूर है, ओझल गायब है, लेकिन इसका आएगा कौन सा, परोक्ष। परोक्ष रूप में आंखों के सामने नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है जैसे ही, वैसी आंखों के सामने न होने पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि परोक्ष रूप से। सही उत्तर है बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं, अब है हमारा ईवीएस का। ईवीएस में पहला सवाल है, केदारनाथ, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है ना। तो जो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है साथियों, वो मुख्य रूप से हमारे क्या है, कस्तूरी मृग। ठीक है, कौन सा, कस्तूरी मृग, यानी कि हिमालयन जो मस्क डियर है हमारा, जिसकी को लुप्तप्राय हो ही रहा है, कस्तूरी रहती है इसकी नाभि में ना, इसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे जो है केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है, केदारनाथ कत्यूरी, कत्यूरी नहीं, कस्तूरी। ठीक है, कस्तूरी मृग अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हमारा कस्तूरी मृग राइट आंसर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूसीओएसटी कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद जो है साथियों, ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में झाझरा स्थान है, तो वहाँ स्थित है। इसका गठन क्या कब हुआ, उत्तराखंड सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। ठीक, और जिसका उद्देश्य क्या था, राज्य में विज्ञान और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो आंसर इसका सी है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है। ठीक है, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसे, और या फिर सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी, या हरी पत्तियां, या कवक, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा जा रहा है, जो इकोसिस्टम है हमारा, उस इकोसिस्टम में क्या है। इकोसिस्टम में देखते हैं साथियों हम, यहाँ पर घास आई। ठीक है, घास या पेड़ पौधे लगे क्लोरोफिल के कारण से, सूर्य का प्रकाश में उनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या किया, अपना क्या बनाया, अपने लिए फूड बनाया, पत्ते बनाए। ठीक है,
अब इसे खाते खाते फिर हिरन ने खाया, हिरन को बाघ ने खाया, बाघ को फिर किसी और ने, अब घटकों ने खाया, डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद वापस वह खाद बन करके यहाँ पर हरा घास बना। तो कौन घूम रहा है इसमें, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कौन सी वाली, सूर्य के प्रकाश वाली। ठीक है, हमने क्या कहा, सूर्य के प्रकाश से जो है यहाँ पर पौधे बने, पौधे से ट्रांसफर हुआ फर्स्ट कंज्यूमर में, फिर सेकंड कंज्यूमर में, कभी थर्ड कंज्यूमर या टॉप ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोज हो गया। तो इस तरीके से जो है पाचन तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या बन जाता है, सूर्य का प्रकाश बन जाता है साथियों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व गौरैया दिवस है ना, वर्ल्ड स्पैरो डे, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथियों? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, है ना। तो ये दिन जो है गौरैया पक्षी के संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि उसे उसे मतलब उसकी उसको जो है लुप्त प्राय होती जा रही है गौरैया भी, तो उसको बचाया जा सके। और अगर हम बात करते हैं आपका 22 मार्च की, तो ये विश्व जल दिवस के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। ठीक, पानी का जो हमारा साफ पानी है पीने वाला मीठा पानी, तो उसको किस प्रकार बचाया जाए, किस प्रकार उसको सुरक्षित रखा जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 5 जून की, तो ये आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस आजकल ही बीच में मनाया गया पिछले महीने। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, पौधे लगाए जाते हैं इस वक्त। और पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार की जा सके, पर्यावरण पर चिंता व्यक्त कर उसके समाधान ढूंढे जाते हैं और अधिकाधिक जो है वृक्षारोपण किए जाते हैं। तो ये 5 जून को। और अगर बात आती है आपके 4 अक्टूबर को, है ना, तो ये 4 अक्टूबर को क्या होता है साथियों, यह है विश्व पशु कल्याण दिवस। कौन सा? 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पशु कल्याण दिवस मतलब पशुओं के भी अपने राइट्स होते हैं, है ना, पशुओं के भी अपने अधिकार होते हैं। बेचारे निरीह प्राणी हैं, लेकिन जो है उन्हें उनके अधिकार मिलने ही चाहिए। जंगल में हमें इतना पक्षियों का कलरव रहता है, जहाँ देखो हम इधर अब जितने हमने शहर बसा दिए, ठीक है, तो कहीं पर पक्षियों का रहना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया, खाना मुश्किल हो गया उनका, जगह जगह हम वन काट करके उनका प्रवास, उनका घर गुजार रहे हैं ना। तो ये जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। 4 अक्टूबर को यही प्रयास किया जाता है कि उनको उनके अधिकार दिलाए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसका उत्तर हमने बता दिया, 20 मार्च, हाँ, विश्व पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त की जाती है जो बहुत पतली और अत्यधिक गर्म होती है ना? तो पश्मीना ऊन जो होता है साथियों, वो मुख्य रूप से कहाँ होती है? ये आपका लद्दाख के जो चांगथांग क्षेत्र है एक, ठीक है, चांगथांग क्षेत्र, ये है लद्दाख में। चांगथांग से ही समझ गए होंगे आप कि चांगथांग में एक बकरी होती होगी, चांगथांगी बकरी, है ना। तो वो जो उसे उसी को हम पश्मीना बकरी भी कहते हैं, चांगथानी बकरी या पश्मीना बकरी। तो इनके बालों से मिलती है, ठीक है, ये वाली जो जिसकी बात हो रही है, उस की पतली और अत्यधिक गर्म होती है, जो वो ऊन कहाँ मिलती है, चांगथंगी बकरी में मिलती है। ठीक है, बाकी भेड़ में नॉर्मल ऊन मिलती है, ऊँट का भी बाल काटे तो जाते हैं, लेकिन खरगोश जो है, खरगोश का क्या होता है, अम, वो जो है एक खाल टाइप की होती है, इसकी भी यूज में आते हैं, मतलब कुल मिला करके। ठीक, तो आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड, है ना। तो विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है साथियों? विजार्ड का वैसे तो अर्थ होता है जादूगर, क्या होता है, जादूगर। तो जादूगरनी कहते हैं, जादूगरनी या राक्षसनी या चुड़ैल नाम से जाना जाता है, डैश। राक्षस का राक्षसनी होता है जैसे, वैसे ही विजार्ड का होता है विच। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये एक पैसेज दिया है साथी, इस पैसेज में से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो ये भी आता है वहाँ। तो एक पैसेज आपके सामने ये रखा है।
फॉरेस्ट्स आर द ग्रीन लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट, है ना। जो जंगल हैं वो हमारे ग्रह के क्या हैं, ग्रीन लंग्स, हरे फेफड़े हैं। फेफड़े, फेफड़े माने सांस देने वाले, ठीक है। फेफड़े माने सांस जो हमें देते हैं वो फेफड़े, इसलिए उसे मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है यहाँ, पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, मानवीकरण कर दिया गया है जंगलों का, कि ग्रीन फेफड़े हैं वो, ठीक है। हमारे प्लेनेट के यानी कि ग्रह के। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि जीवित रहने के लिए क्या है, जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक। इसके बाद इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी ना। तो जो जलवायु को जो है नियंत्रित करने के अलावा फॉर आपका फॉरेस्ट, वन प्रिवेंट सॉइल, है ना, इसका हो जाएगा वन और मिट्टी का कटाव, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है। एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और जो है संरक्षित करते हैं किसको, किसको, जैव विविधता को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी माने जैव विविधता। उत्तराखंड इज फेमस फॉर इट्स डेंस हिमालयन फॉरेस्ट, ठीक है। उत्तराखंड जो है अपने मतलब प्रसिद्ध है घने हिमालयन जंगलों के कारण। हाउएवर, जबकि अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर थ्रेटिंग दीज नेचुरल हैबिटेट, है ना। और जबकि जो शहरीकरण हो रहा है हमारा, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारा, वो मतलब क्या, डिफॉरेस्ट माने वनों का कटाव, ठीक है। तो वो हर थ्रेटिंग दीज नेचुरल हैबिटेट, तो इन जो प्राकृतिक आवासों को खतरे में डाल रही है, कॉजिंग लैंडस्लाइड्स एंड इको इम्बैलेंसेस। और क्या है, जिससे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड माने भूस्खलन, लैंड माने भू और स्लाइड माने स्खलन, भूस्खलन हो रहा है। और इको इम्बैलेंसेस, ठीक है, पारिस्थितिकी इम्बैलेंस मतलब असंतुलन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पैसेज था। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको उस पैसेज में से ढूंढने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन उत्तराखंड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गद्यांश के अनुसार, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन उत्तराखंड ना। तो उत्तराखंड में जो वनों की कटाई है उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो रहा है, ठीक। डायरेक्टेड कॉन्सिक्वेंस, प्रत्यक्ष परिमाण, परिणाम, सॉरी, परिमाण नहीं, परिमाण माने तो हो जाता है माप, ठीक है। परिमाण मैथ शब्द है और परिणाम रिजल्ट होता है। तो कॉन्सिक्वेंस जो है, प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो क्या हो रहे हैं, रिचर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी समृद्ध समृद्ध जो है आपकी जैव विविधता, बायो माने जैव, डाइवर्सिटी माने विविधता, तो ये होगी, नहीं तो नहीं होगा ना। वनों की कटाई से समृद्ध जैव विविधता कैसे हो जाएगी, गलत हो गया। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जंगलों के कटने से नहीं होता है, ठीक है, मशीनों के लगने से होता है। जंगलों के लगने से मशीन थोड़ी लग जाएंगी पहले ही, ठीक। तीसरा है लैंडस्लाइड्स एंड इको इम्बैलेंसेस, हमने अभी बात की थी जो, कि शुरू में पैसेज में, कि लैंडस्लाइड और इको इम्बैलेंसेस, जो आपका ये भूस्खलन और जो है पर्यावरण असंतुलन जो हो रहा है उसकी बात कही गई, तो बिल्कुल ये हो रहा है, ठीक है। पेड़ कट रहे हैं, तो अधिकांश पेड़ क्या है, हमारे ये पहाड़ी इलाकों पर हैं, ठीक है। और जड़ें उनकी मिट्टी को एक साथ बांध कर के रखा उनने, जड़ों ने ना मिट्टी को एक साथ बांध रखा है। तो पेड़ों को काटने से क्या होगा, भारी बारिश होगी तो ये मिट्टी जो जो बांध रखी थी ये छूटने लगेगी, ठीक है। तो भयंकर रूप से क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंडस्लाइड होगा, ठीक। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जो स्थानीय प्रवास करते हैं पक्षी वो सब,
तो वो भी जो है इधर उधर मरेंगे, गिरेंगे, भागेंगे। ठीक है, जो भी होगा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी की जो होती है हमारी, वो जो है उस बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा, न कि जो समृद्ध होगी ना। तो उस बायोडाइवर्सिटी नुकसान पहुंचेगा तो इको इम्बैलेंसेज होंगे, पर्यावरण असंतुलन। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी हायर स्नोफॉल तो होता ही है, हायर स्नोफॉल पहले भी होता है, हायर स्नोफॉल तो कम हो जाएगा और भी कटने के बाद, है ना। बादल मेघ बुलाएंगे नहीं, पेड़ होंगे नहीं तो बादल कहाँ से आएंगे, और बादल नहीं आएंगे तो स्नो कहाँ से आएगा, स्नोफॉल। तभी कई समय से अब जैसे ये हमारे रानीखेत का इलाका है, या जो है आपका जो भी इलाके हैं ऊंचाई पर, डौराहाट, दूनागिरी, इधर साइड बर्फ पड़ती थी तो काफ़ी समय तक टिकी रहती थी। अब नहीं टिकती, क्यों? क्योंकि पेड़ है नहीं, गर्मी बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेंस एज यूज्ड इन द पैसेज? ठीक है, तो जो गद्यांश में जो प्रयुक्त शब्द है डेंस, डेंस माने सघन। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट कहते हैं ना, सघन। तो उस उसका एंटोनिम्स क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा? तो थिक, थिक तो मोटा, मोटा तो कोई इसका डेंस का है ही नहीं। सघन का होता है विरल, सघन का विरल, और विरल का को कहते हैं स्पार्स, कहते हैं साथियों। ठीक है, स्पार्स इज द राइट आंसर। हैवी माने भारी हो गया, हाई माने ऊंचा हो गया, दोनों नहीं है। स्पार्स माने विरल, सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्व। ठीक है, तो प्रिजर्व का जो है वो संज्ञा प्रारूप कौन सा है? तो प्रिजर्व का क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन, क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन, संरक्षित। प्रिजर्व जो प्रिजर्वेशन तो संरक्षण हो गया। अब प्रिजर्व्ड क्या हो गया? इसी का जो पास्ट टेंस है ना, तो इसका अर्थ भी संरक्षित होता है। तो संरक्षण क्या संज्ञा है साथियों, है ना। तो ये हो गया। बाकी प्रिजर्वेटिव और प्रिजर्विंग तो है नहीं, संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसोर्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इज रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट? कौन सा संसाधन है, जरूरी संसाधन है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, रिलीज्ड बाय फॉरेस्ट, जो पेड़ों द्वारा मुक्त किया जाता है या छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है हमने मुक्त? पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे 5 क्वेश्चन इसमें हो गए थे, लेकिन पैसेज में और भी क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए मैंने इसे 45 का पार्ट 1 कर रखा है, ताकि अगली वीडियो में मैं यहीं से 45 का 46 से स्टार्ट करूँ साथियों। ठीक है, तो यह है 45 का 1। द मेन थ्रेट टू नेचुरल हैबिटेट्स मेंशन्ड इन द पैसेज इज हैवी रेनफॉल, वाइल्ड एनिमल्स, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, टूरिज्म। तो कह रहा है कि द मेन थ्रेट टू नेचुरल हैबिटेट मेंशन इन द पैसेज, जो गद्यांश में उल्लिखित जो जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट्स है ना, तो वो मुख्य, उनको मुख्य खतरा क्या है, किससे है? हैवी रेनफॉल नहीं, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर नहीं, अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन शहरीकरण और वनों की कटाई जो है उससे ही से जो है जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं, प्राकृतिक आवास, पेड़ जानवरों के, उनको खतरा किससे? इससे है। टूरिज्म, पर्यटन तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का 2, गिव अ suitable टाइटल टू द पैसेज। ठीक है, तो इस मतलब जो आपका हमारा गद्यांश है, इस गद्यांश को एक कोई सूटेबल टाइटल देना है ना, उपयुक्त जो है शीर्षक देना है। तो 4 शीर्षक लिखे हैं हमारे सामने, उनमें से एक शीर्षक देना है, लैंडस्लाइड्स इन माउंटेन। ठीक है, पहाड़ों में भूस्खलन। दूसरा है द इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू फॉरेस्ट ना, वनों का महत्व और खतरे। तीसरा है टूरिज्म इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पर्यटन। और चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो द इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ जंगलों की बात की गई। जंगलों का एक पार्ट था लैंडस्लाइड एंड माउंटेन, अगर जंगलों को डिफॉरेस्टलाइजेशन किया जाता है तो ये तो बनता नहीं है। मेन जो टॉपिक बनता है, सुपीरियर टॉपिक, वो जो है आपका सूटेबल ये है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज उत्तराखंड फेमस फॉर? तो किस प्रकार के जंगल जो हैं उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं? तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं साथियों? उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये तो यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद आपका डिजर्ट श्रब्स जो आपका रेगिस्तानी श्रब माने झाड़ियाँ जो श्रब होती हैं रेगिस्तानी, वो भी नहीं हुआ। और इसके अलावा हिमालयन फॉरेस्ट, बिल्कुल हिमालय का एरिया है उत्तराखंड, तो यहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, चीड़ के बड़े बड़े, मतलब आपके पाइन्स और वो सब ना पाए जाते हैं यहाँ। ठीक। तो और क्या है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई के कारण यहाँ कैसे जो शंकुधारी हमारे पेड़ होते हैं ना, शंकुधारी इस टाइप के ना होकर के, सॉरी, इस टाइप के होते हैं, ये इनको कहते हैं हम शंकुधारी पेड़। ठीक है। तो मतलब कोनीफेरस जो है, कोनीफेरस ट्री कह सकते हैं हम इसे। ठीक। इसमें जो हो के ज़्यादातर ओक ट्रीज होते हैं ना, और देवदार हो गया, और जो है जो अल्पाइन अल्पाइन झाड़ियाँ होती हैं, अल्पाइन का एरिया इधर ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच का एरिया अल्पाइन कहते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं यहाँ ना। तो हिमालयन फॉरेस्ट हो गया। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैंग्रोव किसे कहते हैं, तटीय और दलदली इलाके में जो होते हैं, तो पहाड़ में दलदल तो होता नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला गणित के प्रश्न है, प्रश्न 41 है, 7 के प्रथम 5 गुणजों यानी कि मल्टीपल्स का योग क्या होगा? 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे साथियों? पहले 7 के मल्टीपल्स, 7 हो गया एक, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। तो पाँच, 5 गुणज का है ना, तो 7 के ये 5 गुणज है, फर्स्ट प्रथम 5 गुणज, इनका योग पूछा गया है। तो आप सिंपली इसे तो जोड़ सकते हैं ना, 14 7 21, 21 और 21 42, 42 और 28, 42 8 50 और 20 70, 70 30 100, 100 और एक 5, 105, 105। तो ये जोड़ करके क्या निकल रहा है हमारा? 105। राइट आंसर इज 105। तो हमारा ये निकल गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। If the radius of a circle is 7 सेंटीमीटर, then what is the area of that circle? ठीक है, सर्किल है आपका। ठीक। इस वृत्त की त्रिज्या कह रहे हैं ना, त्रिज्या किसे कहते हैं साथियों? मतलब एक साइड से हम जो ये इससे गोला बना है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। कौन सा? ये। आप इस गोले को पेरीमीटर को मत समझ, उसका सरकमफेरेंस को मत समझना, ये है त्रिज्या। ठीक है। जितनी यहाँ से दूरी, इस त्रिज्या के आधार पे पूरा गोला बना है। त्रिज्या को अगर हम पूरा कर देंगे तो ये डायमीटर कहलाता है। ठीक है। व्यास कहलाता है उसका। तो अब पूछा गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस कहते हैं साथ ही से। ठीक है। 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है वृत्त का ज्ञात करना है। अब हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी साथियों इसके सूत्र की, कि एरिया ऑफ अ सर्किल जो होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर सरकमफेरेंस पूछेंगे तो 2 पाई आर आता है, लेकिन जो है ये एरिया पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इन कुछ सूत्रों को आपको याद करना होगा, जिसके कारण हम हल कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब हमने कह दिया कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई का मान जो होता है, ए का तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, लेकिन जो पाई का मान दिया होता है साथियों, वो होता है 22/7 या 3.14 कहते हैं। तो 22/7 आ गया, पाई का मान हमने 22/7 लिख दिया। फिर आर है, तो आर और इसके बीच में गुणा है। ठीक है। आर कितना है? बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है, 7, और ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब 7 है, तो 2 टाइम है। ठीक, 2 टाइम है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जो 7 है इसको काट दिया। ठीक है। ये कट जाएगा। अब क्या बचा? नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 22 को 7 से हमें गुणा करना है, 22 और 7 बचा है।
तो 22 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1, यानी कि 154। तो 154, और जब एरिया निकाला जाता है तो उसे स्क्वायर सेंटीमीटर में लिया जाता है, तो ये इकाई जो बनी है वर्ग सेंटीमीटर बनी है, ठीक है, इस सेंटीमीटर के। तो कितना आया था वो, 22 गुणा 7 आया था, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 कितना आया था, 154। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। इसी तरीके से आपको और प्रश्न इसी उसके हल करते रहिएगा, ताकि जो है आपका अभ्यास बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र को 180 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मतलब कितने नंबरों में से उसे 180 अंक मिले हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या है साथियों, उसे अंक कितने मिले, 180, कितने मिले, अंक 180। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 40% अंक आवश्यक हैं, पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। सब तो बता दिया, देखो 180 अंक मिले हैं और 20 अंक से फेल हुआ है, यानी कि 180 प्लस 20 बराबर 200 से मिलने चाहिए थे ना। 200 से मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। और 200 कितना है, 200 किसी संख्या का 40% है कह रहा है, क्योंकि 200 में पास होना है और 40% अंक में पास होना है, और वो 20 अंक से फेल हुआ था तो 20 अंक और मिल जाते उससे तो पास हो जाता, यानी कि उसके 40% बन जाते। तो 40% है 200, ठीक है। अब किसी संख्या का 200 है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है। हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, कुल पूर्णांक जिसमें मतलब जिसमें से उसे 200 अंक मिले वो है एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कुल पूर्णांक हमारा एक्स है, ठीक। तो जो हमारा ये है कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक एक्स गुणा 40% बटे 100, इसको कह रहा है वो कितना है, बराबर 200, ठीक है, 200 यही तो कह रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब इधर ये एलएचएस में है, इसे आरएचएस में ले जाना है, तो 200 तो अपनी जगह पर ठीक है, गुणा ये डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में 100 में, और हर और जो हर और क्या कहते हैं इसे, अंश, अंश चला जाएगा हर में 40 में, ठीक है। अब हम इसे काटते हैं तो जीरो से जी, ये जीरो कट गया 100 का, फिर 4 बचा, 4 से अगर हम काटते हैं 200 को तो 50 बार, 4 पंजे 20, तो 50 को 200, 50 बार चला गया, 50 गुणा 10 बराबर आया 500, 50 गुणा 10 बराबर 500, 500 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी 500 आ गया, ठीक है साथियों। 500 अपने क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम अपना, कि 500 का 40% क्या 200 होता है, तो 500 का मतलब 200 आए आपके, 200 और 500 में से आए तो आपका 40% आना चाहिए, ठीक है। तो 100 से 500 को काटेंगे तो 5 बार, 5 से 200 को काटेंगे, 500 को 20 और जीरो 40% आ रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है। तो कोई भी त्रिभुज है साथियों हमारा ना, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री। कैसा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, वो एडजेसेंट एंगल, एक्यूट एंगल, या जो है राइट एंगल, कोई भी हो, ठीक है। सबका जो है अंतः कोणों का योग, अंदर के कोणों का, ठीक है, वो 180 ही होता है, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जटिल और अस्पष्ट तो होनी नहीं चाहिए, है ना। प्रतीकात्मक, सटीक और तार्किक, ठीक है। और सी है स्थानीय भाषा से पूरी तरह अलग, ये भी गलत हो गया। केवल कठिन शब्दावली हम बात कर रहे हैं आसान करने के लिए, वो बात कर रहे हैं कठिन शब्दावली। तो हमारा बी ऑप्शन प्रतीकात्मक, सटीक और तार्किक सही उत्तर है। प्रतीकात्मक, सटीक और तार्किक मतलब प्रतीकात्मक माने जिसमें इस प्रतीकों के रूप में है ना, माइनस, प्लस, गुणा, भाग, इज इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ठीक है,
या फिर परसेंटेज, ठीक। तो ये जो है फ्रैक्शंस पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये जितने हैं ये सब प्रतीकात्मक कहलाते हैं साथियों, है ना, गणित की भाषा में। और सटीकता, सटीकता क्योंकि क्या होता है सटीकता, गणित की भाषा में मतलब कोई अस्पष्टता नहीं होती है ना, अस्पष्टता नहीं का अभाव रहता है, तो गणित में उसी को हम सटीकता कहते हैं, ठीक है। तो सटीकता हो गया। इसके अलावा तार्किक, ठीक है। तो भाषा इसकी लॉजिकल होती है, किसी लॉजिक से जुड़ा होता है कोई भी गणित ना, तो इस पर जो है मतलब तर्कों पर आधारित होती है, तर्क करने की इसमें योग्यता है, किसमें, गणित में, ठीक है। समस्या से सॉल्व तक आपको बिल्कुल सही सही एग्जैक्ट एक्यूरेसी देगा ये, इसलिए ये तार्किक भी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतना ही साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। पुनः अनुरोध कि जो है वीडियो बार बार मैं ग्रुप में नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि जो है कभी भूल भी जाता हूँ, कभी मौका नहीं मिल पाता है ना, और बार बार डालना भी सही नहीं लगता। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो आपको बड़ी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का, बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो। और उसके अलावा इसे जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे अध्यापक साथी जो आज परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात कि विभाग में 2028 के बाद कहीं बाहर ना होना पड़े, तो परेशान ना हो। कोशिश तो यही रहेगी, हमारा विरोध चलता रहेगा और सरकार दबाव दबेगी नीचे, और जो है ये न्याय संगत है भी नहीं कि जो है 2009-10 से पहले वालों को टीईटी करना पड़े। पर फिलहाल अपनी तैयारी हमें बिल्कुल प्रिपरेशन को वो करना है, प्रिपरेशन रखनी है, ताकि ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो हम तैयार रहें और टीईटी को पास कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।